नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS PCS स्टडी विद डिफेंस चैनल पर। UPSC UPPSC मेंस की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं GS3 के एग्रीकल्चर सेक्शन का एक टॉपिक, इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म सब्सिडीज। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे इंडिया की 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पूरा होने के बावजूद हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के लिए एक प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है और हमारे कंट्री की ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। और ये जो फॉर्म सब्सिडी है ना, जिसके प्रमोशन को WTO अच्छा नहीं मानता, फिर भी हमारी कंट्री की लार्ज पॉपुलेशन के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और नेसेसरी हो जाता है। हमारे इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए फॉर्म सब्सिडीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है और इसके निगेटिव इम्पैक्ट क्या है, इसे हम बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इससे पहले हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करें, हम आपके लिए लेके आए हैं एथिक्स का एक एग्जाम्पल, विजडम। इससे रिलेटेड हम कुछ कोड भी डिस्कस करेंगे जिन्हें हम ऐसे के पेपर में भी यूज़ कर सकते हैं। विजडम किसी पर्सन की एक मेंटल कैपेसिटी है जिसके माध्यम से वो नॉलेज को गेन करने की प्रोसेस में या अपने एक्ट में इंटेलिजेंस को मोरल वर्च्यू के साथ कंबाइन कर पाते हैं। इसका बेसिक मीन्स है सिचुएशन कैसी भी हो, हम उन्हें एनालाइज कर पाएँ प्रॉपर लॉजिक के द्वारा, रीजनिंग के द्वारा, एक्सपीरियंसेस के द्वारा, सो दैट हम बेस्ट रिजल्ट की तरफ प्रोसीड कर पाएँ। ये एक तरह से हमारे माइंड की हाईएस्ट क्वालिटी है जो कि इमर्ज होती है प्रोफाउंड एक्सपीरियंस से, डीप नॉलेज से। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड इमोशन। कैसे? अगर हम किसी पर्सन की इंटेलिजेंस क्वालिटी को देखें, लॉजिक है, फैक्ट है, एनालिसिस है, और उसके दूसरे पहलू इमोशन को देखें, एम्पैथी है, सिंपैथी है, कंपैशन है, लव है, इन दोनों की प्रॉपर कॉम्बिनेशन की प्रतिमूर्ति ही विजडम है। विजडम हमारे हृदय में, माइंड में एक पीस लेके आती है और हमें हमारी लाइफ का ट्रू एसेंस बताती है। हम अपनी लाइफ में विजडम गेन करते हैं किसी अच्छी बुक को पढ़ करके। जब भी हम कोई एफर्ट करते हैं और अगर हम उसमें फेल होते हैं तो हम अपनी नेक्स्ट एफर्ट में उस फेलियर से सीखते हैं और अपनी कमियों को इम्प्रूव करते हैं। हम जो सीखते हैं अपने बड़ों से, फैमिली में, सोसाइटी में और संस्थान जहाँ पर हम वर्क करते हैं, हम सीखते हैं अपने सीनियर से, कलीग से। सुकरात कहते हैं, द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग। ट्रू विजडम ये जानने में है कि हम कुछ नहीं जानते। जब कोई पर्सन जब ये सोचता है कि वो कुछ नहीं जानता, तब वो प्रयास करता है नॉलेज को गेन करने का फ्रॉम एनीवन एंड एवरीवन जो भी उसकी लाइफ में आते हैं। अगर हम विजडम को और इंटेलिजेंस को कंपेयर करें तो हमारे सामने एक आर्गुमेंट आता है, विजडम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस। किसी पर्सन के लिए इंटेलिजेंस एक पावर है, बट ये पावर को हम यूज़ करेंगे कि मिसयूज़ करेंगे, दैट इज़ डिसाइडेड बाई विजडम। हम इंटेलिजेंस का यूज़ करके वेपन तो क्रिएट कर सकते हैं, एटॉमिक है, बायोलॉजिकल है, विच में कॉज मास डिस्ट्रक्शन, बट ये विजडम ही है जो हमें बताएगी कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं तो हमारा विजडम उस अथॉरिटी के एब्यूज़ को स्टॉप करता है, क्योंकि एज ए ऑफिसर हम बोनाफाइड एक्शन लेने के लिए अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए कंपेशन, काइंडनेस बहुत ही एसेंशियल क्वालिटीज़ हैं जिन्हें हम डेवलप कर सकते हैं विजडम के द्वारा। विजडम हमें हेल्प करती है एक अच्छी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप करने में। स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट है, वी आर व्हाट आवर थॉट्स हैव मेड अस। हम वो होते हैं जैसा हमारे थॉट हमें बनाते हैं। सो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए अपनी थिंकिंग के ऊपर। जो शब्द हम बोलते हैं वो सेकेंडरी है, बट जो हमारी सोच है वो बहुत समय तक हमारे साथ रहती है और हमारे कैरेक्टर का निर्माण करती है। एक तरह से विजडम हमारी इंटेलिजेंस को मोरली राइट वे में यूज़ करने के लिए हेल्प करती है, जो कि हमारी सोसाइटी के, कंट्री के वेलफेयर के लिए, हमारे ह्यूमन बिहेवियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आज के अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म सब्सिडीज। सब्सिडी क्या है? स्टेट के द्वारा, किसी पब्लिक बॉडी के द्वारा किसी कमोडिटी के प्राइस को डाउन रखने के लिए जो मनी ग्रांट दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सब्सिडी। हमारे फार्मर्स अपनी की इनपुट्स के लिए जो प्राइस पे करते हैं और उन की इनपुट्स का जो एक्चुअल रिटेल मार्केट प्राइस होता है, इसका जो बेसिक डिफरेंस होता है ना, सब्सिडी कहलाता है। और ये इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये एक तरह से फार्मर्स की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, बिकॉज उनको पता होता है इन केस ऑफ टाइम ऑफ लॉस दे विल बी सपोर्टेड बाई गवर्नमेंट। ये जो फॉर्म सब्सिडी है ना, ये गवर्नमेंट के द्वारा फार्मर्स के लिए एक पॉजिटिव इंटरवेंशन की तरह है, जो कि उन्हें हेल्प करता है उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने में और डिजायर्ड रेम्यूनरेशन पाने में। ये एक तरह से हेल्प करता है एग्रीकल्चरल कमोडिटी की सप्लाई को मैनेज करने में।
और उसकी कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करता है। ये एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलती है उसको बैलेंस करता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। ये एक तरह से एग्रीकल्चर के मैकेनाइजेशन को इम्प्रूव करता है, बेटर क्रॉपिंग पैटर्न को प्रमोट करता है। अगर हम एग्रीकल्चरल सब्सिडी के टाइप को देखें, एक है एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडी। ये एक तरह से स्पेसिफिक कॉस्ट सब्सिडी होती है जो कि फार्मर्स को दी जाती है उनके बेटर प्रोडक्शन के लिए, इनपुट कॉस्ट को मैनेज करने के लिए कैश के माध्यम से। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक उड़ीसा में कालिया स्कीम, तेलंगाना में रायतू बंधु स्कीम। नेक्स्ट है इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडी। ये एक तरह से हिडन सब्सिडी होती है, इसे एक्सप्लिसिट की तरह डायरेक्टली पेमेंट के फॉर्म में नहीं दिया जाता। यहाँ पर उत्पादों के इनपुट प्राइसेस को एडमिनिस्टर किया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे क्षेत्रों में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को कम कर दिया जाता है। आउटपुट सब्सिडी ये एक तरह से रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी का हिस्सा है, जिसके तहत अगर इस तरह के रिस्ट्रिक्शन ना लगाए जाएं तब जो प्राइस होंगे उससे हाई रेट पे डोमेस्टिक मार्केट पे प्राइसेस को रखा जाता है। अगर हम मोड ऑफ पेमेंट के बेस पे देखें, एग्रीकल्चरल सब्सिडी को डिवाइड किया जाता है डायरेक्ट सब्सिडी में, इनडायरेक्ट सब्सिडी में। डायरेक्ट सब्सिडी ये एक तरह से फार्मर्स को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करता है कैश पेमेंट के फॉर्म में। जैसा कि हम देखते हैं पहले स्कीम एलपीजी में, मनरेगा में, इसमें जाम ट्रेनिटी को फॉर्म करने के लिए आधार का यूज़ किया जाता है। इसके अपोजिट अगर हम इनडायरेक्ट सब्सिडी को देखें, ये एक तरह से नॉन कैश बेनिफिट्स होते हैं जो कि फार्मर्स को सपोर्ट किए जाते हैं फर्टिलाइज़र की कॉस्ट कम करके, क्रेडिट दे करके, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करके। इनडायरेक्ट सब्सिडी के और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, प्राइस रिडक्शन है, वेलफेयर मैकेनिज्म है, चीपर क्रेडिट है, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ हैं, फार्म लोन वेवर है, रेंट रिबेट है, टैक्स ब्रेक है और बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन है। आखिर हमारे इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए एग्रीकल्चर के वेरियस डायमेंशंस को सब्सिडाइज करना जरूरी क्यों हो जाता है? एग्रीकल्चर में सब्सिडी है ना, ये ओवरऑल इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में दी जाती है, जो कि किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करने के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये एक तरह से जो पुअर फार्मर्स हैं उनमें रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये एश्योरेंस मिल जाता है कि इन केस ऑफ लॉस उन्हें सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट से। सब्सिडी एक तरह से फार्मर्स को इनकरेज करती है कि वो अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में नए नए इनपुट्स लेके आए और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें सो दैट उनकी एफिशिएंसी बढ़ सके। हम इस सब्सिडी को एक की इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारी फार्मिंग कम्युनिटी को एट पार ला सकती है नॉन फार्मिंग कम्युनिटी के पैरेलल ला करके। हमारे इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए एग्री सब्सिडी बहुत ही एसेंशियल हो जाती है यहाँ की लार्ज पॉपुलेशन की फूड सिक्योरिटी के लिए और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए। ये जो इनपुट सब्सिडी है ना, ये एक तरह से पुअर और मार्जिनल फार्मर्स को इनेबल करती है उनकी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने में। अगर इरिगेशन के ऊपर, फर्टिलाइज़र के ऊपर सब्सिडी को नहीं दिया जाएगा, देन पुअर फार्मर्स उन्हें एक्सेस नहीं कर पाएंगे और उनकी इनकम में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। बट इसके अपोजिट एग्रीकल्चरल सब्सिडी में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं। अगर हम सब्सिडी को लगातार बढ़ाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू डिफिसिट देखने को मिलता है। सेंटर और स्टेट लेवल पे एक फिजिकल इम्बैलेंस देखने को मिलता है। एक तरह से सिंपल प्राइसिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल को नज़रअंदाज किया जाता है और कहीं ना कहीं इस सब्सिडी की वजह से हमारे प्रीशियस रिसोर्सेज का वेस्टेज देखने को मिलता है। एज पर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, WTO का इंडिया के ऊपर प्रेशर रहता है इस तरह की सब्सिडी को हटाने के लिए, क्योंकि एज पर WTO ये एक तरह से डिस्टॉर्शन को क्रिएट करती है। इससे कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता। कई बार हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बहुत कम होने की वजह से वाटर का वेस्टेज होता है और उसका एक रूप ये भी है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी देखने को मिलता है। कई बार ऐसा आर्गूमेंट भी आता है कि इनपुट सब्सिडी का जो बेनिफिट है ना, वो रिच फार्मर्स ही उठा पाते हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटी पुअर फार्मर्स तक नहीं हो पाती। कई बार हम देखते हैं वेयर हाउसेज में ग्रेन के स्टॉक पाइल होने की वजह से उसका बहुत सारा पार्ट खराब हो जाता है। कई बार हम देखते हैं पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल की कॉस्ट पे करील का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और जो हमारे इंडियन कंज्यूमर्स का चेंजिंग कंजप्शन पैटर्न है उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं हो पाती। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चरल सब्सिडी का इशू है ना, उसको फिजिकल इम्बैलेंस के पर्सपेक्टिव में नहीं देखना चाहिए, बिकॉज ये हमारे इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए, यहाँ की लार्ज पॉपुलेशन के लिए फूड सिक्योरिटी को, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करता है और जो पुअर और मार्जिनल फार्मर्स हैं उन्हें मार्केट से वाइप आउट नहीं होने देता, उनकी ग्रोथ को, उनकी इनकम को प्रमोट करता है। सब्सिडीज़ के टाइप्स हैं फर्टिलाइज़र पे, वाटर पे, पावर पे,
क्रेडिट के माध्यम से, सीड्स पे, इरिगेशन पे। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे कंट्री की फूड सिक्योरिटी के लिए, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी हमारे कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आज भी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो हमारे कंट्री की ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आज 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पूरा होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर एरिया मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बना हुआ है। इस वीडियो का PDF आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नोट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।